हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वांटम मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 पर, जिसका टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स देखा और फिर उसके बाद हमने वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स पर बहुत ही इलोब्रेशन में, बहुत ही विस्तार से बात की। और आज हम वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर कुछ और बात करेंगे। इस लेक्चर की शुरुआत में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे कि कैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स भी अपने अंदर समाये हुए हैं। तो यहां मैं शुरुआत करता हूं आपसे एक क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आप सभी को पता है, यहां मैंने लिख भी रखा है। इन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन का कुछ डेफिनिट चार्ज और उसका डेफिनिट मास है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई मास रेशियोज का पता किया और ये फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी और इसके लिए सर जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, पिछले लेक्चर में हमने फिर यह बात किया था कि इन 1927 जीपी थॉमसन डिस्कवर्ड द वेव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस की सत्यता की पुष्टि करते थे। और ये जीपी थॉमसन कौन थे? ये जीपी थॉमसन और कोई नहीं बल्कि सर जे थॉमसन के सुपुत्र थे। यस, इंटरेस्टिंगली द जीपी थॉमसन हु डिस्कवर्ड द वेव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज द सन ऑफ जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। एंड ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ जीपी थॉमसन ही वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1937। और आप देखिए कि पिताजी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बेटा कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। और दोनों को, इंटरेस्टिंगली दोनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने यहां पर यह कहा है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी इज लाइक थॉमसन्स फैमिली बिजनेस, कि ऐसा लगता है कि ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है वो थॉमसन परिवार का फैमिली बिजनेस है। पिताजी कहते हैं कि ये पार्टिकल है, बेटा कहता है वेव है, और उन दोनों को फिजिक्स में पूरी मान्यता मिलती है और उस मान्यता को हम आज भी स्वीकार करते हैं और उन दोनों को फिजिक्स के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरुआत करते हैं आगे इस लेक्चर की। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम पार्टिकल्स की अब तक बात करते आए हैं, वो पार्टिकल्स कुछ वेव्स प्रॉपर्टीज भी रखते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर। तो वहां पर वो पार्टिकल्स जो सो कॉल्ड क्लासिकल पार्टिकल्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे? वो वेव्स दिखाई देंगे या वो पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करेंगे? कैसा करेंगे? तो इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। इस पर बात करने से पहले हम अपने क्लासिकल फिजिक्स के उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं जो लेक्चर 1 में हमने बात की थी। कि हमने क्लासिकल फिजिक्स में बात किया कि पार्टिकल्स एंड वेव्स आर टू सेपरेट फिनोमिनाज, टू डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव फिनोमिनाज। इसको हमने एक एग्जांपल के रूप में देखा था कि यदि ये एक सेट है, मैथमेटिक्स में सेट का एग्जांपल लेते हैं, यदि ये कोई सेट है पार्टिकल्स का और ये एक दूसरा सेट है वेव्स का, सो नो एंटिटी ऑफ द वेव इज पार्ट ऑफ दिस सेट ऑफ पार्टिकल्स एंड नो एंटिटी ऑफ पार्टिकल इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ वेव्स। दोनों बिल्कुल अलग अलग सेट हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, स्थूल जगत। हमारे चारों ओर का जो जगत हम डेली लाइफ में देखते हैं, दैनिक दिनचर्या में जो हम इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सभी जगत जो हम कहेंगे यहां पर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, और उसमें हम इनको अलग अलग ट्रीट करते हैं। और इसलिए हमने देखा कि पार्टिकल्स के कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ सेट ऑफ इंटरेक्शंस हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कोलिजन्स,
वेव्स के कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एक्सेट्राज। तो अब एक और बात करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स क्या है, स्पेस के अंदर लोकलाइज्ड बॉडी, जबकि वेव्स क्या है, वेव्स स्पेस के अंदर एक्सटेंडेड बॉडी है। तो हमने यहां लिख रखा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस वेयरएज वेव्स आर एक्सटेंडेड इन स्पेस। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम देखें एक प्लेन वेव जो है उसका जो इक्वेशन होता है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक चलती है, आप उसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशन हम यहां पर लेते हैं कि पार्टिकल्स लोकलाइज्ड और वेव्स एक्सटेंडेड होती हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसे हम सूक्ष्म जगत भी कहते हैं, जो कि एटॉमिक स्तर पर हमें दिखाई देता है एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस की वजह से, उस जगत पर जब हम बात करते हैं तो ये कोई अलग पार्टिकल और अलग वेव जैसी बात हम वहां नहीं करते। वहां पर केवल एक ही बात करते हैं वेव पार्टिकल की, जो अभी तक पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की वेव पार्टिकल डुअलिटी की। यहां पर केवल पार्टिकल जैसा और केवल वेव जैसा, जैसा कि क्लासिकल फिजिक्स में देखा था, वैसा इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कुछ नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि वो वेव पार्टिकल कब तो वेव माना जाए, कब पार्टिकल माना जाए, क्या दोनों ही माना जाए? तो इसके लिए हमने यहां पर कुछ चीजें लिख रखी है, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन एनी गिवन मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट ओनली वन मॉडल अप्लाइज। या तो आप पार्टिकल की बात कर लो मॉडल की, या आप वेव मॉडल की बात कर लो। किसी एक ही दिए गए सर्कमस्टांसेस के अंदर, किसी एक ही मेजरमेंट के अंदर इन दोनों में से केवल एक ही मॉडल लगेगा। या तो वो एंटिटी वेव्स के रूप में दिखाई देगी या वो पार्टिकल्स के रूप में दिखाई देगी। ये सभी बात हम किसके लिए कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उन सो कॉल्ड क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए। उन सो कॉल्ड क्लासिकल पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वेव्स भी दिखाई दे सकते हैं, पार्टिकल्स भी दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। कुछ साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि व्हेन द एंटिटी इज डिटेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन और बाय सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इट एक्ट्स लाइक एज ए पार्टिकल इन सेंस दैट इट इज लोकलाइज्ड। कि जब भी हम मेजरमेंट प्रोसेस करेंगे, जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट के साथ मेजरमेंट करेंगे, तब पार्टिकल डिटेक्ट होगा और जो एंटिटी कहलाएगी उसे हम पार्टिकल कहेंगे। और जब वो स्पेस में मूविंग रहते हैं, मोशन में रहते हैं, तब वो वेव्स की तरह से स्पेस में मोशन करते हैं। अब हम बात करते हैं बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल की, जिसे हिंदी में बोर का पूरकता सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है ये सिद्धांत? तो जैसे अभी हमने बात किया कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम केवल वेव्स की या केवल पार्टिकल्स की बात नहीं करते, हम वेव पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो हम मान लीजिए कि उस एंटिटी पर, जिसे हम वेव पार्टिकल कह रहे हैं, उस एंटिटी पर कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसकी वेव कैरेक्टर्स दिखाई देंगे या उसके पार्टिकल्स कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो बोर ये कहते हैं कि ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो है वो एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अर्थात यदि किसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ये वेव पार्टिकल की यदि वेव नेचर हमें दिखाई देती है, तो उसी सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर उस सेम एंटिटी वेव पार्टिकल की पार्टिकल नेचर हमें दिखाई नहीं देगी। और इसका विपरीत भी सत्य है। अर्थात यदि हम उस वेव पार्टिकल एंटिटी की पार्टिकल नेचर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उस वेव पार्टिकल एंटिटी की हमें वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये हमने यहां पर लिखा भी है कि द वेव एंड पार्टिकल मॉडल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। प्रकृति में ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। इफ ए मेजरमेंट प्रूव्स द वेव कैरेक्टर ऑफ रेडिएशन और मैटर, then it is impossible to prove the particle character in the same measurement process, and converse is also true. तो which model we use, हमें waves या particles में से कौन सा मॉडल वहां यूज लेना चाहिए? It is determined by the nature of measurement, कि हम कौन सा मेजरमेंट कर रहे हैं और उससे क्या मिलेगा,
उस पर डिपेंड करता है। हम पहले से नहीं बता सकते कि इसमें पार्टिकल कैरेक्टर दिखाई देंगे या इसमें वेव्स कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो अब हम यहां कंक्लूजन के हिसाब से बात करते हैं कि रेडिएशंस एंड मैटर इज नॉट सिंपली वेव्स नॉर सिंपली पार्टिकल्स, इट्स रादर ए कॉम्प्लिकेटेड मॉडल फ्रॉम द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हमने क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स और वेव्स पढ़े हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में या क्वांटम फिजिक्स में वैसे पार्टिकल्स और वेव्स नहीं होंगे। ये एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड मॉडल यहां पर हम देखेंगे। अब इन अलग अलग वेव पार्टिकल मॉडल में लिंक किसने प्रोवाइड किया? तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये जो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है उसने वेव पार्टिकल मॉडल के बीच में लिंक प्रोवाइड किया। यदि हम रेडिएशन के केस की बात करें तो ये वैज्ञानिक आइंस्टीन थे जिन्होंने रेडिएशंस के लिए पार्टिकल और वेव थ्योरीज को यूनाइटेड किया। और यदि हम मैटर की बात करें, सो कॉल्ड मैटर इन फ्रॉम द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यदि उसकी बात करें तो ये मैक्स बोर्न नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैटर के लिए वेव थ्योरीज और पार्टिकल थ्योरीज को यूनाइटेड किया। अब बात करते हैं मैटर वेव्स की, कि जो मैटर वेव्स है उन पर हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था जिसे हम डी ब्रोगली रिलेशन कहते हैं। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या करता है कि जो मैटर है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मोशन के अंदर है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट करता है और जो वेव है उसकी जो नाम दिया, उसको नाम दिया मैटर वेव्स। और उन मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो क्या बताई? लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, वेयर h इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमने क्लासिकल फिजिक्स में वेव्स के बारे में बात किया, वहां पर वेव्स के साथ केवल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ही एसोसिएटेड नहीं होते, बल्कि कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं। तो इन मैटर वेव्स के साथ में भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अलावा भी हम क्या कुछ चीजें एसोसिएट कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं क्लासिकल वेव्स के लिए कि क्लासिकल वेव्स के साथ क्या क्या चीज एसोसिएटेड होती है। तो यहां पर मैंने लिखा है क्लासिकल वेव्स और यहां लिखा है क्वांटिटी दैट पीरियोडिकली वेरीज। तो देखिए, पहली जो एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर वो किसका है? वाटर वेव्स का। तो वाटर वेव्स में कौन सी चीज है जो पीरियोडिकली मोशन करती है, पीरियोडिकली वेरी करती है? वो होती है हाइट ऑफ वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस है वो लगातार हाइट के हिसाब से ऊपर और नीचे होता है और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो साउंड वेव है उसके अंदर क्या चेंज होता है? उसके अंदर प्रेशर चेंज होता है पीरियोडिकली। और लाइट वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में पीरियोडिकली मोशन करते हैं, वेरी होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जैसा कि क्लासिकल वेव्स में ये चीजें लगातार चेंज हो रही है, उसी हिसाब से ये मैटर वेव्स के साथ कौन सी चीज पीरियोडिकली वेरी होनी चाहिए, तो उसे हम यहां पर नाम देते हैं वेव फंक्शन। उसे क्या नाम दिया हमने? वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को क्या कहेंगे हम यहां पर? इस वेव फंक्शन को हम कहेंगे शाई। ये कैसा दिखता है? ये दिखता है शिवजी के त्रिशूल की तरह। ऐसा आपने पहले भी देखा होगा। ये शिवजी अपने हाथ में एक त्रिशूल रखते हैं, उसकी आकृति ऐसी ही होती है। सो लाइक त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा। हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा के पास ऐसा एक अस्त्र होता है जिसे त्रिशूल कहते हैं। तो इस वेव फंक्शन को हम उसी तरीके का नाम देते हैं। ये एक्चुअली में एक इंग्लिश में इसे बोलते हैं साई, प्रोनाउंसिएशन
साई। ओके, अब मैक्स बोर्न ने, अभी हमने देखा जैसे मैक्स बोर्न ने इन 1926 प्रोवाइड द probabilistic interpretation of wave function. अभी हमने the probability of finding the particle or object described by a wave function psi at x, y, z and time t is proportional to mod of psi square, is proportional to mod of psi square। कि यदि ये प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू, और इसको हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 मानते हुए square dV. So to find out the probability of the particle at any given space and time is what? Is equals to the modulus of the wave function and its square and multiplied by that volume of space. तो ये जो mod psi square है ये क्या है? This is equal to probability divided by that small volume dV। इसका मतलब ये है probability density। तो आगे से mod psi square को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे probability density। तो अब देखिए mod psi square की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस दिए हुए स्पेस में उस समय पर पार्टिकल को पाए जाने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, और यदि mod psi स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो, इसका मतलब पार्टिकल के उस स्पेस में उस टाइम पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो फॉर द लार्ज वैल्यूज ऑफ mod psi स्क्वायर मीन्स मोर लाइक्लीहुड to find the particle in that space and time। और यदि इसकी mod psi स्क्वायर की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब है कि उस स्पेस और टाइम के अंदर पार्टिकल को पाए जाने की प्रायिकता कम है। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं कि जो हमने वेव फंक्शन साई लिखा है उसकी खुद की कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। जैसे वेव फंक्शन साई इटसेल्फ हाउएवर हैज नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब क्या है, या यूं पूछें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमारा क्या तात्पर्य है? तो मैं कहूं एग्जाम्पल के रूप में एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, इन सभी क्वांटिटीज की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। तो यहां पर साई जो वेव फंक्शन है उसकी क्यों नहीं है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस से फिजिसिस्ट का क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है? फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि हम किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उन क्वांटिटीज का ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, यानी कि हम उन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, उन सभी को हम कहेंगे कि इनका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो इसका मतलब है कि हम साई को डायरेक्टली किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमने जो साई का लिंक किया था, यूनाइट किया था इसको, वो किसके साथ किया था? प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के साथ में। और हमें पता है किसके साथ किया कि साई इज रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी, इसके साथ जोड़ा। और कैसे जोड़ा ये भी हमें पता है, मैक्स बॉर्न के रिलेशन के हिसाब से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनी गिवन स्पेस एंड टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकती, जबकि ये साई क्या है? वेव फंक्शन है। ये वेव फंक्शन कैसा है? ये पीरियोडिक वेव फंक्शन है। एग्जाम्पल के रूप में क्लासिकल वेव्स में हमने देखा, साउंड वेव के लिए हाइट ऑफ द वाटर वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइट वेव्स है उनके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये क्या करते हैं? ये कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, कुछ नेगेटिव वैल्यूज, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, कुछ नेगेटिव वैल्यूज के साथ टाइम के साथ वेरी करते हैं। और ऐसा ही हमने ये वेव फंक्शन लिया जो मैटर वेव्स के लिए वेरी करेगा। तो क्योंकि साई जो है वो कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, इसलिए साई जो है डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक नहीं हो सकता। तो यहां हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, whereas psi can take नेगेटिव वैल्यूज टू। तो साई क्या कर सकता है? कुछ ऋणात्मक मान भी ले सकता है, इसलिए साई डायरेक्टली जो है वो प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए साई का कोई भी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम मॉड ऑफ साई स्क्वायर के साथ नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ साई स्क्वायर विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। सो मॉड ऑफ साई स्क्वायर so this can be or this will be a physical significance. तो अभी हमने मैटर वेव्स के लिए इतनी सारी बातें की, लेकिन अभी भी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि मैटर वेव्स की शेप और उनका नेचर कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि शेप एंड नेचर ऑफ द मैटर वेव्स, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटीज क्या होती हैं और ये कहां से निकलकर क्वांटम मैकेनिक्स में आती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में नेक्स्ट डे पर। थैंक यू।